नमस्कार दोस्तों, लॉ एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा एंटी डिफेक्शन लॉ और डिफेक्शन से रिलेटेड जितने भी रीसेंट इवेंट्स हुए हैं अभी उन सब को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंसर्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। ये राजीव गांधी के टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में और फिर ये अमेंडमेंट आया था। एक्चुअली रीज़न क्या था ये इंसर्ट करने का? जब ये लॉ नहीं था उसके पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स के बीच काफ़ी ख़रीद फ़रोख्त होता था। तो एक्चुअली इसे प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाता था, इसकी वजह से इसे प्रिवेंट करने के लिए ये लॉ लाया गया। एक्चुअली एक बहुत फेमस किस्सा भी हुआ था उस समय। श्री गयालाल जी जो हरियाणा के एमएलए रह चुके हैं, 1967 में एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी चेंज की थी। तो ये काफ़ी मशहूर किस्सा हुआ था। इसके बाद एक फ्रेज़ बन गया था आया राम गया राम, वो यहीं से हुआ था। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को ऐड किया। नाउ 10th शेड्यूल डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। ये एक नोटेबल पॉइंट है कि डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स का हो सकता है डिफेक्शन के ग्राउंड पे। जो ना तो एमपी हैं ना एमएलए हैं बट किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं, उन्हें आप डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के बारे में। तो 10th शेड्यूल का पैरा नंबर 2 जो है वो ये कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन कैसे कैसे हो सकता है। इसमें पहला पॉइंट ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अगर वॉलंटरली मेंबरशिप लीव करता है, गिव अप करता है, तो वो डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी मेंबर अपनी पार्टी विप के अगेंस्ट वोट करता है या पार्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट वोट करता है तब भी वो डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर, जिसे हम निर्दलीय भी कहते हैं, वो अगर इलेक्शन होने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तब भी वो डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं उनके केस में क्या है कि अगर वो अपनी सीट होल्ड करने के जिस दिन उन्होंने सीट होल्ड किया उसके 6 महीने तक अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तब तक उन पर डिफेक्शन नहीं लागू होगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तब वो भी डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अब पैरा 3 जो है उसे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के द्वारा ओमिट कर दिया गया था, क्योंकि पैरा 3 बात करता था कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट होता है, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टूटती है जिसका कंडीशन ये है कि 1/3 मेंबर्स जो हैं वो डिफेक्ट कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल पार्टी से, तो वो डिफेक्शन के ग्राउंड से एग्जेम्प्टेड होंगे, वो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होगा। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद अब एक अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट भी होता है, अगर उसके 1/3 मेंबर्स डिफेक्ट करते हैं तो वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के पैरामीटर के अंदर आएंगे। अब हम बात करते हैं इसके एक्सेप्शंस की, जो कि पैरा 4 और 5 में दिए हैं। पैरा 4 ये कहता है कि अगर कोई मर्जर होता है, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से मर्ज करती है और उसके कोर्स में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तब उन पे ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। और एक मर्जर तब होता है जब किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स जो हैं वो कंसेंट देते हैं उस मर्जर के लिए और उनके साथ ही वो पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करती है। और दूसरा एक्सेप्शन जो कि पैरा 5 में दे रखा है वो ये है कि आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो अगर वॉलंटरली अपनी पार्टी की मेंबरशिप गिव अप कर देता है और फिर अपने प्रिसाइडिंग ऑफिस की टेन्योर ख़त्म होने के बाद अगर रीजॉइन करता है तब भी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। अब पैरा 6 ये कहता है कि डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होगी इस केस में। तो किसी भी हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जैसे कि लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन या फिर स्टेट असेंबलीज़ के जो स्पीकर हैं, वही डिसाइड करेगा किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन का केस ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो पहले क्या होता था कि जो स्पीकर का डिसीजन होता था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन होता था डिफेक्शन के केस में, वही फुल एंड फाइनल होता था। वो दैट वाज नॉट इवन सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू।
लेकिन 1992 में एक केस आया, किहोतो होलोहन केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि जब कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर 10 शेड्यूल के अंदर कोई भी डिसीजन लेता है डिस्क्वालिफिकेशन का, तब ही और शी एक्ट्स एज अ ट्रिब्यूनल, और इसलिए उनका डिसीजन भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। अब पैरा 8 जो है वो बात करता है रूल मेकिंग पावर के बारे में, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी रूल बनाता है वो सब मेंबर्स ऑफ द हाउस के सामने प्रेजेंट की जाती है, और 30 दिन के अंदर मेंबर्स ऑफ द हाउस या तो अप्रूव कर सकते हैं उन रूल्स को या रिजेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इंसर्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनमें से पहला था आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, दैट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। अब ऐसा ये आर्टिकल 75 में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए मिनिस्टर बनने का लालच दे सकती है, और सेम अप्लाई होता है स्टेट के लिए भी, जो कि आर्टिकल 164 में दिया है, जिसमें द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब दूसरी बात आर्टिकल 75 में ये कही गई है कि अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ़ ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है डिफेक्शन के ग्राउंड पे, तो ही और शी विल ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। और सेम बात कही गई है आर्टिकल 164 में स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कि अ मेंबर बिलोंगिंग टू ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इफ़ बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, तो he or she must also be disqualified to be appointed as a minister। और तीसरी बात ये कही गई है आर्टिकल 361B में कि कोई भी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर डिस्क्वालीफाई होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, तो ही और शी मस्ट ऑल्सो बी डिस्क्वालीफाइड टू होल्ड एनी रेम्यूनरेटिव पोस्ट। रेम्यूनरेटिव पोस्ट मतलब होता है कि कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो पोस्ट है जिसमें सैलरी जो है वो पब्लिक रेवेन्यू से मिलती है उस। अब हम बात करते हैं डिफेक्शन से रिलेटेड रीसेंट इवेंट्स की। तो पहले हम बात करते हैं कर्नाटक एमएलएस डिस्क्वालिफिकेशन केस की। 2018 में कर्नाटक के इलेक्शन हुए थे जिसमें किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर कोलिशन बनाकर सरकार बनाई थी। लेकिन कुछ दिन बाद जुलाई में 2019 में क्या होता है कि 14 एमएलएस फ्रॉम कांग्रेस एंड 3 एमएलएस फ्रॉम जेडीएस ये क्विट कर देते हैं पार्टी। अब कांग्रेस अलीज करती है कि बीजेपी के प्रेशर में आके इन्होंने पार्टी क्विट की है, तो स्पीकर इन्हें डिस्क्वालीफाई कर देता है। साथ ही साथ स्पीकर ऑल्सो बार देम फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस टिल देयर टेन्योर्स, दैट इज़ 2023। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अमाउंट टू डिस्क्वालिफिकेशन एंड बारिंग फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। और इसी केस के बाद ये क्वेश्चन उठने लगा कि आखिर स्पीकर के पास कितनी पावर होनी चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन की, जिस पे अभी डिसीजन पेंडिंग है। दूसरा केस हम बात करते हैं जो अभी हाल में ही हुआ मार्च में मध्य प्रदेश में, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की और उनके साथ 22 एमएलएज ने भी ज्वाइन किया बीजेपी। तो क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ना तो एमपी थे, क्योंकि 2019 में वो एमपी इलेक्शंस हार चुके थे, और ना तो वो एमएलए थे, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो टेक्निकली डिफेक्टेड नहीं कहलाएंगे, लेकिन 22 एमएलएज जो उनके साथ जिन्होंने ज्वाइन किया था वो टेक्निकली डिफेक्टेड कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं एक सबसे रीसेंट केस की जो अभी बस राज्यसभा इलेक्शंस के पहले हुआ था। एक्चुअली 2017 में जब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे तब किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी। कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी और बीजेपी को 28, लेकिन बीजेपी ने बाकी पार्टीज़ के साथ मिल कोलिशन बनाकर गवर्नमेंट फॉर्म किया था। कुछ दिन बाद 8 एमएलएज कांग्रेस से बीजेपी में चले जाते हैं, तो कांग्रेस जो है वो सीक करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, लेकिन 3 साल तक किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ के जो स्पीकर हैं वो बीजेपी के हैं, वाई खेमचंद सिंह। अभी मार्च में ही उनमें से एक एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तब, और अभी जून में मणिपुर हाई कोर्ट
का ये जजमेंट आया है कि जब तक बाकी बचे हुए 7 MLAs के ऊपर जो डिफेक्शन का केस है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता, तब तक वो असेंबली में इंटर नहीं कर सकते। ये भी दिखाता है कि स्पीकर का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लिंकेज होना कितना बड़ा डिसएडवांटेज है इस लॉ के लिए। तो यहाँ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मैंने कोशिश की कि काफ़ी आसान शब्दों में आपको समझा सकूँ एंटी डिफेक्शन लॉ और जो भी रीसेंट केसेस हैं उन पे। तो थैंक यू वेरी मच। और लॉ एंड जस्टिस के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप। और अगर आपको थोड़ा सा भी ये इन्फॉर्मेटिव लगा आज का भी मेरा सेशन, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।